बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। आज हम लेखक श्री कृष्णदास जाजू की रचना श्रम साधना पढ़ेंगे। लेखक वर्षों से चली आ रही गुलामी के विषय में बात करते हुए कहते हैं कि यह प्रथा साधु संत और विद्वानों के समय से चली आ रही है। पहले गुलामों का खुद भी यह मानना था कि यह प्रथा उनके हित में है, परंतु उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि क्या अपने ही जैसे हार मास और दुख की भावना रखने वाले मनुष्य को एक दूसरे बलवान मनुष्य के द्वारा गुलामी में जकड़े रखना उचित है। इसका हल निकालने के लिए कई युद्ध भी हुए। अंततः गुलामी की प्रथा मिट कर रही। ऐसा ही प्रश्न राजाओं के राज में उठा और अंत में राज प्रथा भी मिट कर रही। आमतौर पर रुपया, नोट या सोना चांदी के सिक्के को संपत्ति माना जाता है, परंतु यह संपत्ति के मापतोल के साधन हैं। लेखक कहते हैं कि संपत्ति वह चीजें होती है जो किसी रूप में मनुष्य के काम आए। कुछ संपत्ति जैसे अन्न, वस्त्र और मकान मनुष्य के लिए आवश्यक होती हैं। इनके अलावा दूसरी अनेक चीजें हैं जिनके बिना मनुष्य रह सकता है। संपत्ति रूपी यह चीजें आखिर बनती कैसे हैं? लेखक बताते हैं कि संपत्ति के दो साधन होते हैं। पहला, सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शारीरिक श्रम। अतः यह कहा जा सकता है कि मनुष्य के शारीरिक श्रम के बिना संपत्ति का निर्माण नहीं हो सकता है। संपत्ति के स्वामित्व और उसके अधिकार की बात करते हुए लेखक कहते हैं कि कई बार श्रमजीवियों की बनाई हुई चीज़ों के लेन देन से कुछ व्यापारी मालदार बन जाते हैं। जैसे वर्ष भर मेहनत कर किसान अन्न पैदा करने के बाद भी कई बार अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता। जीवन निर्वाह या धन कमाने के अनेक व्यवसाय हैं। लेखक के अनुसार इसके दो वर्ग किए जा सकते हैं। पहला, जिनमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, और दूसरा जिनमें बुद्धि बल का उपयोग होता है। पहले प्रकार के व्यवसाय को श्रमजीवियों का व्यवसाय और दूसरे को बुद्धिजीवियों का व्यवसाय कहा जा सकता है। बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित है, परंतु दुर्भाग्य ये है कि श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी कम है और उनको अपना जीवन कष्ट में ही बिताना पड़ता है। अर्थशास्त्र में यह बताया गया है कि मुनाफे की कोई सीमा नहीं होती। इस नियम के कारण जिस मजदूर के शरीर श्रम के बिना कारखाना चल ही नहीं सकता, उसी मजदूर को 1500 मासिक से अधिक भले ही न मिले, पर व्यवस्थापकों और पूंजी लगाने वालों को हजारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता। लेखक का मानना है कि मनुष्य समाज में रहने से अर्थात समाज की कृपा से ही व्यवहार चलाने लायक बनता है। ऊंचे ऊंचे महाविद्यालय या शिक्षालयों से जो शिक्षा प्राप्त होती है, वह भी हजारों वर्षों तक अनेक तपस्वी ने मेहनत करके कण कण संग्रहित कर रखी है। व्यापारी और उद्योगपति भी व्यवहार की कला विद्यालयों से, अपने साथियों से एवं समाज से प्राप्त करते हैं। जब योग्यता प्राप्त करने में समाज की कृपा का अंश अत्यधिक है, तो उसका उपयोग समाज को अधिक से अधिक देना और उसके बदले में समाज से कम लेना चाहिए। परंतु व्यक्ति समाज को कम से कम देने की इच्छा रखता है और समाज से अधिक लेने का प्रयत्न करता है। एक गंभीर बुनियादी सवाल यह उठता है कि क्या बुद्धि का उपयोग विषम व्यवस्था को कायम रखकर पैसे कमाने के लिए करना उचित है? यह तो निश्चित है कि आर्थिक विषमता का एक मुख्य कारण बुद्धि का ऐसा उपयोग ही है। शोषण भी प्रायः उसी से होता है। समाज में ऐसी विषमताएं मिटाने के लिए अनेक योजनाएं अब तक सामने आई और इनमें कुछ पर अमल भी हो रहा है। समाज में अधिकतम लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं और कुछ ही बौद्धिक श्रम से। पैसे के बल पर जो सामान खरीदा जाता है, उस पैसे की जड़ भी अंत में श्रम ही है। संपत्ति दान यज्ञ और भूदान यज्ञ के आशय के संबंध में लेखक कहते हैं कि जिनके पास आवश्यकता से अधिक हो, उन्हें उनका उपयोग दूसरे के हित के लिए करना चाहिए। अर्थशास्त्री कहते हैं कि
उत्पादन की प्रेरणा के लिए व्यक्ति को स्वार्थ के लिए अवसर देने होंगे, वरना देश में उत्पादन और संपत्ति नहीं बढ़ सकेगी, बचत भी नहीं होगी। अनुभव बताता है कि पूंजी गरीबी की समस्या हल नहीं कर सकी है। आखिर यह देखना है कि समाज का कल्याण किस वृत्ति से होगा। अगर समाज में स्वार्थ वृत्ति के लोग अधिक हों तो क्या कल्याण की आशा रखी जा सकती है? समाज तो परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। संपत्ति बढ़ाने के लिए स्वार्थ का आधार दोषपूर्ण है। लेखक अमेरिका का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कल्याणकारी राज्यों में सब तरह के दुर्बलों को राज्य सत्ता से मदद मिलती है। प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत जैसे देश में ऐसा होना संभव है? इसकी प्राथमिक आवश्यकता है मनुष्य का अपने पैरों पर खड़ा होना, परंतु हमारी विचारधारा में बहुत बड़ा दोष है। हम शरीर श्रम नहीं करना चाहते और उसे हीन भावना से देखते हैं। धनिक अपने पैसे के बल से नौकरों से काम करवाते हैं और गरीब भूख की लालसा से श्रम करता है। यह वृत्ति बदलने की आवश्यकता है। गांधी जी ने भी श्रमिक की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए लोक चेतना का माध्यम बनाया। कुछ समय से जगत में दया की जगह समता का विचार आया है। यह विषमता दूर करने के लिए कई लोगों ने अहिंसा का मार्ग ग्रहण किया, परंतु भारत की परंपरा का ख्याल रखते हुए विषमता का प्रश्न अहिंसा के मार्ग से ही हल होता दिखता है। अब हम कुछ प्रश्नों का एक एक वाक्य में उत्तर देखेंगे। पहला, किस मार्ग से विषमता के प्रश्न का हल होगा? दूसरा, संपत्ति के निर्माण के कौन से दो साधन हैं? तीसरा, लेखक के अनुसार मनुष्य व्यवहार कहाँ से सीखता है? चौथा, अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है? आप सबने अच्छी कोशिश की है बच्चों। चलो अब देखते हैं सही उत्तर क्या है। पहला, अहिंसा के मार्ग से विषमता के प्रश्न का हल होगा। दूसरा, संपत्ति के निर्माण के दृष्टि के द्रव और शारीरिक श्रम साधन हैं। तीसरा, लेखक के अनुसार मनुष्य व्यवहार समाज की कृपा से सीखता है। चौथा, अर्थशास्त्र में बताया गया है कि मुनाफे की कोई सीमा नहीं होती। बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आप सबको आज का पाठ पसंद आया हो। धन्यवाद।